हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन में एक ट्रक लीडर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन 5 लाइफ सेविंग मेडिसिन्स के बारे में, जो कि आपको किसी भी तरह के आउटडोर एक्टिविटीज़ में निकलने से पहले पर्सनल DIY किट, मेडिकल किट होता है, उसमें ज़रूर रखना चाहिए। इन दवाइयों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने से पहले एक वार्निंग या डिस्क्लेमर आपके लिए। ये वीडियो आउटडोर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है और इस वीडियो में जो डोसेज वैल्यू बताई जाएगी वो मैं इस बेसिस पे बना रहा हूँ कि जो स्क्रीन की दूसरी तरफ से मुझे देख रहा है या देख रही है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल होगा, क्योंकि इन दवाइयों का इस्तेमाल जब एक हेल्दी पर्सन पर किया जाता है तो उस समय इसके कुछ रिएक्शन या एलर्जी या टॉक्सिसिटी का खतरा रहता है। पर अगर आपको कोई बीमारी पहले से ही है तो उस केस में ये लाजमी सी बात है कि आप कोई ना कोई दवाई खा रहे होंगे उस बीमारी के लिए। तो ऐसे में जब आप इन 5 दवाइयों को या अकेली दवाई को दूसरी दवाई के साथ मिक्स करते हैं तो उससे जो सीरियस एलर्जी का खतरा है वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है या जानलेवा हो सकता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनकी कुछ खासियत होती है, जैसे कि कई आपकी बॉडी से फ्लूइड या पानी को कम करते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है आउटडोर में। कई दवाइयाँ जैसे कि वारफेरिन सोडियम होता है, ये आपके खून को पतला कर देता है, जिसकी वजह से अगर आपको चोट लगती है तो उस केस में घाव नहीं भरेगा। इसके अलावा ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये शेड्यूल्ड एच ड्रग है, मतलब ये कि ये इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लॉज है जिसके अकॉर्डिंग इन दवाइयों के इस्तेमाल से पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्दो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंटरनेट पर किसी तरह का ब्लॉग पढ़ते हैं, अगर आप इन मेडिसिन के बारे में सर्च करते हैं तो उस केस में आपने जनरली देखा होगा कि इन मेडिसिन की जो नॉर्मल या मिनिमम जो डोसेज होती है उससे हायर डोसेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर जनरली वो रिसर्च पेपर्स में ही होता है, उसमें कंडीशन दी होती है कि किस तरह की कंडीशन में कितनी हायर डोसेज दी गई है। पर आपने उसके बेसिस पे खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। इस तरह की जो मेडिसिन इम्प्रोवाइजेशन होती है वो जनरली कोई डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट ही कर सकता है। अब बात करते हैं पहले मेडिसिन टाइमॉक्स के बारे में। ये इसका कॉमन या ट्रेड नेम है, हालांकि इसका जेनरिक नेम एसिटाजोलामाइड है। इस दवाई का इस्तेमाल जनरली एक्यूट माउंटेन सिकनेस के प्रिवेंशन या फिर उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके अलावा कभी कभार ऊंचाई पर आने पर लोगों को सांस की दिक्कत आती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपके पेशेंट या ट्रैकर को एडिमा हुआ है, चाहे वो पल्मोनरी या सेरेब्रल एडिमा हुआ है, तो उस केस में फ्लूइड को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप ऊंचे पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है और उसके जवाब में हमारा शरीर हाइपर वेंटिलेशन करता है ताकि सांस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को बाहर फेंके और ऑक्सीजन के लिए अंदर जगह बनाए। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन को पेशाब या फ्लूइड के ज़रिए शरीर से बाहर निकालता है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन हमारे शरीर में एसिड के ही पार्ट होते हैं, तो उसके कारण हमारे बॉडी का pH बैलेंस डिस्टर्ब होने लग जाता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी के साथ मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एक एंजाइम की मदद से बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। ये हमारे RBCs में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो कि बाइकार्बोनेट को बनाता है। तो आमतौर पर तो ये सही होता है, पर जब ये बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट बनाने लग जाता है और बॉडी में एसिड वैसे ही कम होता है तो उस केस में शरीर में रेस्पिरेटरी एल्कोसिस होता है। मतलब ये कि हमारी बॉडी में बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जबकि एसिड बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो हमारे ब्रेन के जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं जो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं तो वो हाइपरवेंटिलेशन की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। इससे pH बैलेंस तो स्टेबल हो जाता है, बॉडी के लिए नुकसान नहीं है, पर उससे रेस्पिरेटरी रेट भी स्टेबल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जो बॉडी के रिस्पॉन्स काम नहीं करते हैं तो डायमॉक्स काम आता है। तो डायमॉक्स क्या करता है कि आपके बॉडी में से जो भी एक्सेस बाइकार्बोनेट होता है उसे फ्लूइड के ज़रिए या पेशाब के ज़रिए बाहर निकालता है। तो उसकी वजह से होता ये है कि आपके बॉडी में से बाइकार्बोनेट कम हो रहे होते हैं तो pH बैलेंस वापस नॉर्मल की तरफ जा रहा होता है, जबकि जो रेस्पिरेटरी रेट है फिर से ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी होती है। बेसिकली इसका जो सबसे लोअर डोसेज है 62.5 mg का, वो जनरली प्रिवेंशन मेथड में यूज़ किया जाता है, हालांकि मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। बात करें ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट में जनरली इसका ये जो 250 mg का टैबलेट है ये यूज़ किया जाता है, जनरली 6 घंटे के अंतराल में देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप इससे हायर डोसेज जो 512 mg का होता है
तो वो आप जनरली 12 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं। इससे जो हायर डोसेज वैल्यू होती है वो आपको सिर्फ रेस्क्यू कंडीशन या फिर जो हाई एल्टीट्यूड होता है 3500-4000 मीटर से ऊपर की, उसी में देना होता है। तो बेसिकली अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको सल्फा ड्रग्स से एलर्जी या रिएक्शंस का खतरा है, या अगर आपको पहले से कोई ब्रीदिंग रिलेटेड बीमारी है, लीवर या किडनी से बीमारी है, तो उस केस में इसके इस्तेमाल से बचना है। इसके अलावा जो डायमॉक्स होता है वो आपकी थिंकिंग या फिर जो फोकस होता है उसको काफ़ी हद तक कम या डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको खाने के बाद आपने स्कीइंग, बोल्डरिंग या क्लाइंबिंग जैसी किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में उल्टी होना, कन्फ्यूजन होना, या जीभ में स्वाद ना आना या भूख कम लगना, इस तरह की चीज़ें बहुत आम है। हमारा सेकंड ड्रग है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी या ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टेरॉइड ड्रग फैमिली को बिलोंग करता है। इसका काम बेसिकली सेरिब्रल एडिमा या फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। शरीर में हाइपोक्सिया के कारण ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपके लंग्स के आसपास जो ब्लड कैपिलरीज होती है या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर जो दिमाग में होता है, जो फ्लूइड लेके जा रहा होता है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि फ्लूइड है वो उन छोटे छोटे छेदों से लीक होकर हमारे ब्रेन के आसपास बनने लग जाते हैं या लंग्स के आसपास बनने लग जाते हैं। ऐसे में होता ये है कि जो फ्लूइड होता है उसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आपका रेस्पिरेशन ओवर द टाइम फेल हो जाता है, या फिर ब्रेन में पानी बनने के कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हमारे जो क्रेन होता है, ये जो स्कल या खोपड़ी होती है, इसके अंदर का जो प्रेशर रहता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस केस में जो डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी होती है उसको कम करता है, जिससे कि फर्दर फ्लूइड लीकेज नहीं होता है। हालांकि ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसको खिलाने के बावजूद भी आपको डिसेंट तो करवाना ही पड़ता है। बात करें इसके डोसेज की, तो इसका डोसेज जैसे जनरली 4 mg वाला जो होता है वो आप नॉर्मल कंडीशन में दे सकते हैं, पर जब आप रेस्क्यू कंडीशन के लिए जाते हैं तो उस केस में हायर डोसेज जैसे कि 6 mg तक भी आप दे सकते हैं। इसकी जो हायर डोसेज होती है 8-10 mg की, उसका इस्तेमाल जनरली रेस्क्यू सिचुएशन में किया जाता है और वो मेडिकल इम्प्रोवाइजेशन का ही पार्ट है। प्रिकॉशंस में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, या आप पहले से ही ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या आपको लीवर किडनी रिलेटेड कोई दवाई है या बीमारी आपको है पहले से, या टीबी है, तो उस केस में आपने इसके इस्तेमाल से बचना है या प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इसे खाना है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसमें सबसे कॉमन है मसल टाइटनेस, वीकनेस, भूख बढ़ जाना, लड़कियों के केस में जो पीरियड साइकिल होते हैं उसमें इरेगुलरिटी आना। इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे कॉमन में एक ये भी है कि इसके कारण आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, मतलब फ्लूइड इकट्ठा भी होने लग जाता है, कि ये ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देता है। अगर आप किसी तरह की दवाई पहले से ले रहे हैं तो उस केस में अपने डॉक्टर या फिजिशियन या फिर आप फार्मासिस्ट को आपने पहले से बता देना है, तो वो उस हिसाब से आपको बताएंगे कि इसका डोसेज कितना और कब लेना है आपको। हमारा थर्ड मेडिसिन है निफेडिफिन। ये बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी का ड्रग है। इसका इस्तेमाल जनरली हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा में किया जाता है। ये ड्रग काम कैसे करता है, तो बेसिकली क्या होता है, आमतौर पर हमारे शरीर में 99% जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों में रहता है और 1% ब्लड के थ्रू वेरियस जगह में ट्रांसपोर्ट होता रहता है जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप हाई एल्टीट्यूड में आते हैं तो कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरकैल्शियमिया भी बोलते हैं। तो उसके मेनली 3-4 रीज़न होते हैं, जैसे कि अगर आपके जो किडनी होती है वो एक्सेस कैल्शियम को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है, या आपको कोई बीमारी है कैंसर जैसे, या आपके पैराथायरॉयड जो हार्मोन होते हैं उसका में इरेगुलरिटी आ जाती है, या फिर ये वाला ज़्यादा होता है कि जब भी आप हाई एल्टीट्यूड में आते हैं तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ज़्यादातर ट्रैकर्स पानी नहीं पीते हैं। इस वजह से आपकी बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसके कारण भी कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो जब आप निफेडिफिन का इस्तेमाल करते हैं
तो वो क्या करता है कि जो आपकी बॉडी में एक्सेस कैल्शियम है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको ब्लॉक करता है, क्योंकि जब बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो उससे वो क्या करते हैं कि सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे कि सेल्स की स्वेलिंग आ जाती है या फिर ब्लड वेसल्स में डैमेज हो जाता है। और जब ये स्वेलिंग आ जाती है तो उससे क्या है कि पाथवे होता है वो ब्लॉक हो जाता है और सराउंडिंग में ब्लड हो गया या अदर लिक्विड सराउंडिंग में ही रिलीज़ हो जाते हैं या लीक हो जाते हैं, जिसके कारण लंग्स में पानी भरने लग जाता है। तो जब हम निफेडिफिन खाते हैं ये हमारे शरीर में नाइट्रस ऑक्साइड की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। सो नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली क्या करता है कि हमारे शरीर के जो भी वेसल्स होते हैं जिनमें से खून बह रहा होता है तो उनको थोड़ा सा ये खोल देता है, जिसे हम वैसोडाइलेशन भी कहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक तो ब्लॉकेज नहीं होगा और आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और सेल्स डैमेज नहीं होंगे। अब बात करते हैं इसके डोसेज की। तो जनरली इसका ये जो डोसेज है वो 10 mg का है। तो ये 5 mg के डोसेज में भी आता है। इसे जनरली बहुत ही जब वीक सिम्टम्स होते हैं तो उस समय 8 घंटे के इंटरवल में देना होता है। अगर आप 10 mg का दे रहे हैं तो 12 घंटे के इंटरवल में आपने देना है। और इससे ऊपर एक 20 mg का भी आता है, वो आपने जनरली दिन में एक ही बार देना है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें जनरली सर दर्द होना, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन आम बात है। जनरली ये पल्मोनरी एडिमा के लिए दिया जाता है, बट जब आप इसे लंबे समय तक या हायर डोसेज लेते हैं तो उसके कारण एडिमा भी हो जाता है। इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस के मामले में ये कि अगर आप प्रेगनेंसी है या अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या अगर आपको इससे कोई एलर्जी है या सीरियस रिएक्शन का खतरा पहले कभी हुआ है तो उस केस में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। हमारा फोर्थ ड्रग है आइबुप्रोफेन। इसे इसके कॉमन नेम ब्रूफिन के नाम से जाना जाता है और ज़्यादातर लोग इसको एक पेन किलर के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली ये एक नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है जिसका इस्तेमाल इन्फ्लेमेशन या पेन को कम करने के लिए किया जाता है। आउटडोर में भी इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है। उसका पहला रीज़न तो ये है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इसका जो एक्शन पीरियड है वो बहुत कम है। मतलब ये कि आप जब इसे खाते हैं तो आधे घंटे में ये असर दिखाना शुरू करता है। कंपेयर अगर हम करें सबसे कॉमन मेडिसिन डायमॉक्स या डेक्सामेथासोन के साथ, उन्हें जनरली 1.5 से 2 दिन तक का वक्त लग जाता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उन 2 मेडिसिन के मुकाबले काफ़ी कम है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है हमारे शरीर पर? तो बेसिकली आइबुप्रोफेन एक एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग है। मतलब ये कि ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं उनके प्रोडक्शन को रोक देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली फिजियोलॉजिकली एक्टिव लिपिड्स सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे शरीर के हर टिश्यू में ओवरऑल हमारे शरीर में होते हैं। तो इनका बेसिकली एक काम ये भी है कि ये हमारे शरीर में पेन रिलेटेड सेंसेशन को बताने का काम करते हैं। और जब आप हायर एल्टीट्यूड में आते हैं तो आपकी बॉडी का पीएच लेवल, गैसियस लेवल या फिर बॉडी में जो भी फ्लूइड बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह के चेंजेस के कारण हमारी बॉडी एक तरह की एल्टीट्यूड रिलेटेड स्ट्रेस में चला जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे शरीर में सिम्पैथो एड्रिनल ड्राइव एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। और इन्फ्लेमेशन कैसे क्रिएट होता है कि जब आपकी बॉडी में कहीं किसी जगह डैमेज होती है सेलुलर लेवल पर, तो वो वहाँ से जो सिग्नल है, पेन सिग्नल है, वो आपके ब्रेन तक जाती है, जिसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। जब आप आइबुप्रोफेन को खाते हैं तो ये क्या करता है कि उस डैमेज पार्ट्स से जो भी मैसेंजर ट्रांसमिशन होती है आपके ब्रेन तक, ये बताने के लिए कि वहाँ पर कुछ डैमेज हुआ है, तो उसकी ये प्रोडक्शन को ही रोक देता है, सिंथेसिस को रोक देता है। मतलब ये कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की चोट लगती है या डैमेज हो जाता है सेलुलर लेवल पर, वो आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा या दर्द का एहसास ही नहीं होगा। बात करें इसके डोसेज की तो इसका सबसे लोअर डोसेज जैसे कि 200 mg है, वो आपने जब पेशेंट के सिम्टम्स थोड़े कम या वीक जैसे लग रहे हों तो उस केस में आप दे सकते हैं, या फिर सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो उस केस में आप 600 से 800 mg तक आप दे सकते हैं। ब्रूफिन के इस्तेमाल से पहले इसके कुछ प्रिकॉशंस और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की हार्ट अटैक या स्ट्रोक रिलेटेड कोई हिस्ट्री रही है, मेडिकल हिस्ट्री, या फिर उसे अस्थमा है, पेशेंट की कोई रिसेंटली बाईपास सर्जरी हुई है, तो उस केस में आपने इसके इस्तेमाल से बचना है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की तो चक्कर आना, वॉमिटिंग होना या
पेशाब का कम आना या नाक के बराबर आना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं। हमारा लास्ट और फिफ्थ मेडिसिन है सिल्डेनाफिल और टेडल्फिल। सो ये दोनों ही मेडिसिन फोस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर कैटेगरी के मेडिसिन हैं और इसका इस्तेमाल जनरली एडिमा में किया जाता है, स्पेशली पल्मोनरी एडिमा में। जब आपके शरीर में हाइपरटेंशन या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ जाता है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जनरली आपके जो वेसल्स होते हैं वो वैसोडाइलेट हो जाते हैं, मतलब वो खुलने लग जाते हैं और ब्लड फ्लो को पास होने देते हैं। पर फोस्फोडाइएस्ट्रेस जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट होते हैं, वो इन वेसल्स की रीमॉडलिंग को रोक देते हैं। रीमॉडलिंग से मतलब ये है कि जो भी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी एक खासियत ये होती है कि वो हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि अगर शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो खुलने लग जाती है नसें, और अगर ज़रूरत कम है तो वो वापस बंद होने या सिकुड़ने लग जाती है, जिसे हम वैसो कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जनरली जो ऑक्सीजन डिलीवरी होती है वो ब्लड के थ्रू होती है, तो ऐसे में ये जो रीमॉडलिंग होती है जिसके थ्रू वैसो कंस्ट्रिक्शन या वैसो डायलेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन जब ऐसे में PD5 के कारण हाइपरटेंशन और बढ़ जाता है, तो ऐसे में काम आते हैं आपके टेडल्फिल और सिल्डेनाफिल। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे मसल्स होते हैं या ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं उनको रिलैक्स करती हैं, जिससे कि वैसोडाइलेशन मतलब वो खुलने लग जाती हैं या फैलने लग जाती हैं और उनके थ्रू ऑक्सीजन या ब्लड में से होता हुआ पास होता है। जब ब्लड फ्लो रेगुलर होगा या आराम से होगा तो उससे सराउंडिंग में जो फ्लूइड लीकेज है वो भी नहीं होती है। आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो सिल्डेनाफिल है उसका कॉमन नेम वाइग्रा है, जिसका इस्तेमाल जनरली आजकल के वक्त में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए किया जाता है। सिमिलर केस है टेडल्फिल के साथ। आपने वाइग्रा नहीं लेना है। जो वाइग्रा के मुकाबले जो एडसर का हो गया टेडल्फिल का और रेवाशियो हो गया वाइग्रा का जो दूसरा फॉर्म है, दोनों में जो डोसेज वैल्यू है वो कम होती है। जैसे वाइग्रा हायर डोसेज है तो जो रेवाशियो उसका लोअर डोसेज फॉर्म है, पर उसके यूजेस से पहले भी आपको फिजिशियन की सलाह की ज़रूरत है। हालांकि अगर आप इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें कि माउंट एवरेस्ट हो गया या दूसरे हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन हो गए या फिर स्कूबा डाइविंग या अदर जो स्विमिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें वाइग्रा का इस्तेमाल आप पढ़ लेंगे। पर उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनके साथ एक डेडिकेटेड डॉक्टर होते हैं या मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, तो वो मेडिसिन इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। पर एज अ ट्रैवलर, एज अ सोलो ट्रैवलर आपने इस तरह की इम्प्रोवाइजेशन नहीं करनी है। इन दवाइयों के इस्तेमाल से पहले आपने ध्यान रखना है कि जो भी पेशेंट या ट्रैकर है उसकी कोई अगर हार्ट अटैक या स्ट्रोक रिलेटेड हिस्ट्री रही है या फिर उसे लीवर या किडनी रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो उस केस में भी आपने इसे यूज़ नहीं करना है। इसके इस्तेमाल के कारण जनरली जो ब्लरी विजन होता है, धुंधलापन आँखों के सामने होता है या फिर सुनने की शक्ति कम होना, सर दर्द होना, मसल टाइटनेस होना या मसल पेन होना, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपने इसे दूसरे मेडिसिन के साथ मिक्स नहीं करना है, या अगर आप मिक्स कर भी रहे हैं तो उस केस में भी आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूर ध्यान रखना है कि किसके साथ और किस लेवल पे आप मिक्स कर सकते हैं। सो गाइस, ये था ओवरऑल इन 5 मेडिसिन्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।